So now in today's lecture, after Rutherford, we start atomic number Z according to Moseley. Okay, so Moseley discovered the atomic number. The atomic number. Moseley discovered the atomic number from X-ray spectra. From X-ray spectra. From X-ray spectra of element by bombarding the element with cathode ray and the element emitted respective X-ray of characteristics frequency atomic number Z can be related to frequency by an equation root under frequency equal to A Z minus B, where nu equal to atomic frequency of X-ray. Frequency of X-ray, Z equal to atomic number, and A and B are constant. चलो अब समझते हैं चीजों को कि मोस्ले ने क्या क्या किया है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे मोस्ले। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, जैसे नेचुरल नंबर का सम हमें निकालना होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सेम टू सेम हमें एटॉमिक नंबर किसी एटम को निकालना होता था, तो मोस्ले ने एक इक्वेशन दिया है, इसको हम बोलते हैं मोस्ले इक्वेशन। मोस्ले लिखना बंद कर लो, अभी हम डस्टिंग नहीं करेंगे तब लिखना, पहले ध्यान से समझो। मोस्ले ने एक इक्वेशन दिया था, क्या कैलकुलेट करने के लिए? एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम को कैलकुलेट करने के लिए मोस्ले ने एक इक्वेशन दिया था। जैसे नेचुरल नंबर का सम हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। सेम टू सेम किसी भी एटम का चाहे नोन हो या अननोन हो,
जो एटम मान लो अभी सर्च हुआ है उसका हमें एटॉमिक नंबर नहीं मालूम, उसका निकालना हो, या हमें पहले से मालूम है उसका निकालना हो, तो उसका निकालना है तो हमें एक इक्वेशन के वैल्यू में इक्वेशन हम पुट करते हैं और हम एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो पहला पॉइंट हम ये लर्न करेंगे क्या कि मोसले ने एक हमें इक्वेशन दिया है जिससे हम एटॉमिक नंबर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब बात रहा कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो थोड़ा सा हम उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम सोचते हैं कि आखिर मोसले ने कैसे एक्सपेरिमेंट सेटअप किया होगा। क्या पहला बार यही फॉर्मूले से एटॉमिक नंबर निकला होगा? नहीं, अलग भी तरीके से फॉर्मूले से एटॉमिक नंबर निकला होगा। अब ध्यान से सुनो कि मोसले ने इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप कैसे किया होगा। तो मोसले मान लो तीन एटम ले लिया उसने, चलो मान लेते हैं सोडियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया, ठीक है। इसका पहले से हमें एटॉमिक नंबर मालूम है, क्योंकि जब तक मालूम नहीं रहेगा तब तक हम इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? तब तक हम इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन ये कहां से आ जाएगा। अब नेचुरल नंबर का सम है, तो जब तक नेचुरल नंबर ही नहीं रहेगा तब तक इक्वेशन हम कहां से लिखेंगे। तो मान के चलते हैं कि 3 एटम का, अब ये मोसले ने आगे आने वाला जो न्यू सर्च एलिमेंट था उनके लिए आसानी हो गया निकालना एटॉमिक नंबर जिसका अननोन था। अब मान लो कुछ का नोन था, तो उसी के बेसिस पे इन्होंने एक इक्वेशन दिया है। कैसे? तो मान लो 3 एटम है, तो 3 एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के बाद इस तीनों एटम से कैथोड रे पास करवाया। अब बोलोगे सर कैथोड रे क्या होता है? तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि थोड़ा सा कैथोड रे हालांकि बता चुका हूं। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था जिसमें कि हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया था यहाँ पे, और ये एनोड है और ये कैथोड है। तो कैथोड से एक लाइट निकलता था एनोड की तरफ, इसको हम एनोड रे बोलते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो मोसले ने क्या किया, कैथोड रे को इससे बम्बार्मेंट कराया, इससे कोलिजन करवाया। कैथोड रे को CR लिख दे रहा हूं, कैथोड रे को इससे बम्बार्मेंट कराया। तो इससे एक्सरे निकला, एक दूसरा रे निकला। टकराने के बाद अलग अलग एक्सरे निकले, दूसरा रे निकला एक्सरे 1, एक्सरे 2, एक्सरे 3। यानी मोसले डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर फ्रॉम, कैसे किया था उसने, एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट बाय बम्बार्मेंट द एलिमेंट विथ कैथोड रे। कैथोड रे का इसके ऊपर बम्बार्मेंट कराया था, कोलिजन करवाया था। द एलिमेंट इमिटेड, वो जो एलिमेंट थे वो इमिट कर रहे थे रिस्पेक्टिव एक्सरे, यहां से कैसे भी एक्सरे निकल रहा था बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी, और उस एक्सरे के अंदर अपना अपना फ्रीक्वेंसी था। ये ν1, ν2, ν3, ठीक है। तो कुल मिला के उसने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसमें कि कुछ एटम लिया होगा, जरूरी नहीं कि यही एटम लिया हो, कोई भी एटम ले सकता जिसका हमें एटॉमिक नंबर मालूम था। अब उसने कैथोड रे जब पास करवाया तो उसके अंदर एक्सरे जनरेट हुआ, एक्सरे निकला, और उनका फ्रीक्वेंसी अलग अलग था। तो उसने क्या किया होगा, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के बाद उसने उस चीज को, ऑब्जर्वेशन को, जैसे हम लैब में ऑब्जर्वेशन लिखते हैं वैसे उसने ऑब्जर्वेशन लिखा होगा कि जेड है यहां लिखा, सोडियम के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये है, एटॉमिक नंबर कैल्शियम के लिए यानी 20 के लिए फ्रीक्वेंसी ये है, 19 के लिए फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। ये इसने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया होगा। अब इन सब चीजों को ऑब्जर्वेशन करके, किसका ऑब्जर्वेशन करके, एटॉमिक नंबर का ऑब्जर्वेशन करके, फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्वेशन करके, ये ऑब्जर्वेशन करके उसने एक इक्वेशन बनाया। जैसे हम नेचुरल नंबर का सम निकालते हैं, तो नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए पहले हम ऑब्जर्व करेंगे ना, या डायरेक्ट फॉर्मूला ही बना देंगे। पहले हम
काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना आता है, उसके बाद फिर ऐड करके हम रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे कि ये रूल ऐसा आ रहा है तो हम ऐसा फॉर्मूला बनाएं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बनाया गया होगा तो पहले ऑब्जर्व किया गया होगा, चीजों को एनालिसिस किया गया होगा, तो उसको ये एक्सपेरिमेंट को उसने ऑब्जर्वेशन में, डेटा में चेंज किया। जो हम आज के लैब में, आजकल भी हम अपना डेटा में जो 9th 10th में एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको हम लिखते भी हैं, तो हमने उसने क्या किया होगा, डेटा को लिखा होगा। अब एटॉमिक नंबर में और फ्रीक्वेंसी में, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में उसने एक रिलेशन निकाला होगा, एक इक्वेशन बनाया होगा, और वही ये इक्वेशन उन्होंने बनाया, एटॉमिक नंबर जेड कैन बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। उस जेड को फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट किया, तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी, जहां ए और बी कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, वो रूट अंडर में होता है, और ये जो जेड होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो यहां पर हमारा अननोन कितना हुआ, तो ए और बी तो कांस्टेंट है, तो अगर मान लो उसने ए इक्वेशन दे दिया, और आज के टाइम में हम सोचते हैं वो ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, हम न्यूमेरिकल्स के लिए ए का और बी का वैल्यू हमें दिया जाता है, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें ए का बी का वैल्यू दिया जाएगा, अदरवाइज वो एक्सपेरिमेंट में अपना निकालता होगा वो। तो आज के टाइम में मान लो हमने एक एलिमेंट को सर्च किया, हमें मालूम नहीं है कि वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, आज के टाइम में मान लो नया एलिमेंट सर्च हुआ, अब उसमें से क्या किया गया होगा, कैथोड रे पास कराया गया होगा। आज के टाइम में नया एलिमेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है, तो कैथोड रे पास कराया जाएगा, कैथोड रे के बाद उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी आएगा, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिखा जाएगा, और उस एलिमेंट के लिए ए और बी का वैल्यू क्या होगा वो लैब में डिसाइड हो जाएगा। तो हमें ये अननोन, ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जब हम कैथोड रे पास करवाएंगे और एक्सरे निकलेगा तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा, ए और बी का वैल्यू हमें लैब में उस एलिमेंट के लिए मिल जाएंगे। तो इस इक्वेशन से अननोन क्या बच जाएगा, जेड, हम जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जेड का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन से हम जेड कैलकुलेट, अभी एक न्यूमेरिकल्स बनवा रहा हूं तुम लोग से, तो इस जेड का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, बराबर है, तो जेड का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से ये मोस्ले का इक्वेशन है, ठीक है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा। ओके, आप राइट डाउन कीजिए इसको। हाँ, रूट अंडर, अभी एक दो पॉइंट अभी लिखवा रहा हूं, पहले इसको लिख लो आप लोग, फिर आगे मैं लिखवा रहा हूं। लिख लिए क्या? आगे लिखो, अभी 2-3 पॉइंट लिखवाना बाकी है। ये लिख लिए, ये समझा दिए मैंने कैसे कैसे किया होगा, कैसे इक्वेशन आया होगा। किसी को डाउट इतना पॉइंट्स में? हैव यू एनी डाउट इक्वेशन क्या है, मोस्ले ने किसके बीच में इक्वेशन बनाया होगा? तो बताओ, मोस्ले ने जो एक्सपेरिमेंट किया, क्या निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट किया होगा, क्या फाइंड आउट कर रहा था? मोस्ले क्या फाइंड आउट कर रहा था? एटॉमिक नंबर। किसके किसके बीच में रिलेशन देखा उसने? किसके किसके बीच में रिलेशन देखा? किसके किसके बीच में रिलेशन उसने सेटअप किया? किसके किसके बीच में रिलेशन सेटअप किया? फ्रीक्वेंसी और एक्सरे। लास्ट पॉइंट में ये है, देखो, मोस्ले डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर फ्रॉम एक्सरे, इसे पास कराया गया। पास कराने के बाद क्या, कौन सा रे पास कराया गया? कैथोड रे। या आज के टाइम में सोचो, कैथोड रे पास कराया गया, यहां से क्या निकला? एक्सरे निकला। उसका फ्रीक्वेंसी क्या था? अलग अलग था, ठीक है। कैथोड रे पास कराया गया और फ्रीक्वेंसी अलग अलग था सबका। अब उसने जो इक्वेशन दिया होगा तो पहले ऑब्जर्व किया होगा ना, डायरेक्ट इक्वेशन लेके आ गया, बोलो ये इक्वेशन है, दुनिया वालों ये लो इक्वेशन, आगे हम नहीं रहेंगे तो तुम आगे जो एटम मिलेगा इसमें वैल्यू पुट करना और रख देना और वही तुम्हारा आंसर आएगा। ऐसा थोड़े होगा, उसको प्रूव करना होगा ना दुनिया वालों को। दुनिया वाले मानने को तैयार थोड़े रहते हैं, उनको प्रूफ देना पड़ेगा ना। तो उसने पहले जो नोन थे उनका सेटअप बनाया, सेटअप बनाने के बाद एक्सपेरिमेंट किया, उसका डेटा लिखा, फिर डेटा के ऑब्जर्व करके उसने एक्सपेरिमेंट लिखा, एक्सपेरिमेंट करके उसने इक्वेशन बनाया। इक्वेशन फ्रीक्वेंसी, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और जेड में बनाया। ए और बी उस एलिमेंट के लिए डिसाइड होता है क्या होता है, हम न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो हमारा को दिया रहेगा।
तो उसने रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में एक रिलेशन बनाया और यही रिलेशन है, ठीक है। हाँ, वो एक्सरे एलिमेंट से जब वो एक्सरे टकरा रहा होगा, कैथोड रे टकरा रहा होगा, तो सॉरी, एलिमेंट से जब कैथोड रे टकरा रहा हो तो उससे एक्सरे निकल रहा होगा। तो ये आगे 12th आवर हम फिजिक्स में पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में, जब एलिमेंट्स टकराते हैं तो अल्फा बीटा गामा से क्या प्रोड्यूस होता है। तो एक दो पॉइंट और हम लिखेंगे, आगे लिखो। अब मुझे बताओ एक आईक्यू वाला, अब मुझे बताओ अगर मैं एटॉमिक नंबर ले लूं, तो क्वेश्चन ही लिख लो, क्वेश्चन को मैं थ्योरी में कन्वर्ट कर दूंगा। For the Mosley experiment, for the atomic number Z equal to 20, Z equal to 25, Z equal to 30, Z equal to 40, which element has larger the value of frequency of X-ray when cathode ray will bombarding on it। चलो, क्वेश्चन ये है कि 4 एटॉमिक नंबर दिया गया है, अब बोला जाए आपसे कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है इनमें से जिसके ऊपर अगर एक्सरे कैथोड रे का बम्बार्डमेंट कराया जाए तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा आंसर? सही है, सबका आंसर है Z इक्वल टू 40। पूछो कैसे? तो हमारे को इक्वेशन में क्या है, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी, यानी जेड में और फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, बोल सकते हैं ना, यानी जिसका जेड ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। तो इसका जेड ज्यादा है तो इसमें जो निकलने वाला एक्सरे है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो हमारा लास्ट कंक्लूजन क्या हुआ? अब कंक्लूजन में बोल दे रहा हूं, वो लिखना कि रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। राइट डाउन कर लोगे ना आप? ओके, राइट डाउन कर लो आप। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? हैव यू एनी डाउट? साहिल नो मीन्स ओके। चलो, तो मैं इसको हटा दूं, लिख लिए, स्टेटमेंट लिख लिए, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसमें से उतना ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकलेगा। चलो नेक्स्ट। तो आपको मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, हालांकि जब आप 11th क्लास में आओगे तो जब आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सिखाया जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस सी पे, तो मैं वहां लॉजिकल बताऊंगा। अभी मैं केवल ग्राफ आपको ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है,
यहाँ पर रूट अंडर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है और यहाँ एक्स एक्सिस पे जेड का वैल्यू है। तो एक्स एक्सिस पे हमने एटॉमिक नंबर लिया है और वाई एक्सिस पे हमने रूट अंडर फ्रीक्वेंसी लिया है। ये ग्राफ ऐसे बनता है। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों बनता है, तो आप 11th क्लास में आओगे तब मैं आपको लॉजिकल बताऊंगा, क्योंकि इस ग्राफ में इक्वेशन है और जब तक आप इक्वेशन नहीं सीखोगे तब तक ये नहीं आएगा। इसमें ग्राफ में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे एक इक्वेशन पे बनता है। ये ग्राफ हम वहां आपको सिखाएंगे, बट इतना आप ध्यान में रखना कि ग्राफ ऐसे बनता है। और ये स्लोप के बारे में आप जानते होंगे। स्लोप जो होता है, इसका स्लोप का वैल्यू ए होता है। और व्हाट इज इक्वेशन, नॉर्मल तुम लिख लो आप यहां पर, ये ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे बनता है और स्लोप का वैल्यू 1 होता है। इक्वेशन वगैरह सब पढ़ोगे आगे चल के। तो ये ग्राफ ऐसे जनरेट होता है, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल्स आपको बोल रहे हैं, अब बनाओ। क्वेश्चन ये है, when cathode ray will collide with unknown element and emitted X-ray of frequency 2500 centimeter inverse, find the value of Z when A and B equal to 1। स्लोप इज ए नॉट 1। तो बस आप लिख लो, ये अभी 10th क्लास में नहीं 11th क्लास में आपको मिलेगा जब आप आओगे तो उस समय लॉजिकल बताएंगे। चलो, साहिल चौगुले करेक्ट है। यस, रॉन्ग है ना। पच्चीस दिख रहा है या 2500 है? 2500 है। रिधिराज सही करो, गलत है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तुम्हारे से। हाँ यस, अब करेक्ट है। हाँ रिधिराज, अब करेक्ट है। तो क्या होगा, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। रूट अंडर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, 2500 इक्वल टू 1, जेड का वैल्यू निकालना है 1, 2500 का वैल्यू क्या होता है 50, प्लस माइनस दोनों होता है 50, लेकिन यहां हम प्लस कंसीडर करेंगे, इक्वल टू जेड माइनस 1। जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर क्या होगा 51। तो 2500 का रूट अंडर कितना होता है 50। तो 2500 का रूट अंडर में क्या होगा वैल्यू 50 होगा ना। आप जानते हो रूट अंडर निकालना। ये 25 का क्या होगा 5, 2500 का क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट अंडर 25 इंटू 100। 25 का क्या होगा 5 और 100 का क्या होगा 10।
वी शुड राइट 25 के पावर 1/2। क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when cathode ray will collide with cathode ray will collide with cathode ray will collide with atomic number collide with element of atomic number 5, then find the value of frequency of X-ray that emitted where the value of A and B equal to 1। राजीव शाह रूट अंडर नहीं निकालते क्या? क्या तुम 1/25 1/25 कर रहे हो? 2500 का रूट अंडर क्या होता है? 50 नहीं होता है क्या? क्या होगा इसका आंसर? एटॉमिक नंबर 5 है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। ए का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 4। ए का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू 5 माइनस 1। तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है? 5 माइनस 1 4। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तुम लोग क्या किए हो? हाँ, रिधिराज का सही है, तनिष्का का सही है, साहिल का सही है। राजवी ये क्या करो? +2 रूट अंडर नहीं आते क्या? ये मालूम है कैसे किया? ये कैलकुलेशन यहां से कैसे हुआ? हैव यू एनी डाउट? चलो, तो हमने आज तुम्हें मोसले इक्वेशन पढ़ाया। तो मोसले इक्वेशन में हम कैसे कैलकुलेट किया हमने वो आपको मैंने बताया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्टार्ट करेंगे क्या? बोर मॉडल स्टार्ट करेंगे।
नहीं तो पहले से थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। लेम्डा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, थैंक्स टू ऑल।